बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आयशा जुल्फ़िकार हूँ मैं आपके साथ, और मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर। तो जनाब, सुनो न्यूज़ लाया है क्रिकेट एशिया कप के हवाले से एक ज़बरदस्त ट्रांसमिशन, यानी स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा जर्नी रहेगा ऑलमोस्ट 19 डेज़ का, और दो इसमें ओबियसली लेग होंगी, एक पाकिस्तानी लेग होगी और एक श्रीलंकन लेग होगी। और इसमें अगर देखा जाए तो पहले हम 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत ये एशिया कप खेला जा रहा है, और रिमेनिंग जो 9 मैचेस है वो श्रीलंका में होंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है बाकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। बाद में हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करवा देते हैं, और हमारे साथ सबसे पहले जिनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो कि पूरी दुनिया में मकबूल हैं और लोग उन्हें ना सिर्फ देखना बल्कि सुनना भी पसंद करते हैं। इसमें मजीद ऐड करते चले जाएँ तो पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त कैप्टन, जब कमेंट्री करते हैं तो पूरी दुनिया इनको सुनती है। लुक्स ऐसी कि रैम्बो के नाम से जाने जाते हैं और कमाल किस्म की इनकी पर्सनैलिटी है। और अभी तो फॉर्मर वो पीसीबी चेयरमैन भी रह चुके हैं। द लेजेंड ऑफ वन एंड ओनली, द सुपरस्टार 92 के हीरो रमीज राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। बहुत शुक्रिया। It's an honor, complete honor. हमारी पूरी सुनो फैमिली के लिए बहुत ऑनर है कि आप हमारा सुनो फैमिली का पार्ट बने। प्लीज देखिए, ये मेरे लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है। एक तो ये कि हम लाहौर में इकट्ठे हैं, लाहौर में बड़ा कम ऐसे क्रिकेट के शोज़ होते हैं, और दूसरा ये है कि ख़वातीन को शौक़ है क्रिकेट का, ये और ज़्यादा अच्छी बात है। हमारी ख़वातीन की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, और ये जो एशिया कप है ये कई इसको बिल कर रहे हैं एज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ल्ड कप। यस, क्योंकि इसमें जो टैलेंट है और क्वालिटी ऑफ टीम्स हैं, इसमें अनऑर्थोडॉक्सी है, इसमें नेचुरल इंस्टिंक्टिव प्ले है, इसमें रिस्ट वर्क है, इसमें स्पिन बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की दुनिया में बेहतरीन है। सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड। एक चीज़ में भी भाई इसमें और भी है, वो पाकिस्तान इंडिया का टाकरा है जो कि मोस्ट लाइकली 2 दफ़ा है, तो शायद 3 दफ़ा भी हो जाए। बिल्कुल, ये इससे बड़ा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। एशेज की बात करते हैं, मेरे ख्याल से एशेज जो है वो मान पड़ जाता है इसके आगे, क्योंकि देखिए इसमें जो पॉलिटिकल नीडल है ना, इसकी वजह से ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे है। क्रिकेट की पॉलिटिकल नीडल के अलावा जो हमारी पब्लिक है उसका इंटरेस्ट भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस में सबसे ज्यादा होता है। मतलब कोई भी और कंपेयर मैच हम करें किसी और भी मुल्क के साथ, तो पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो वो एक्साइटमेंट लेवल ही और होता है। देखिए जी, वो मरने मारने पे आ जाते हैं लोग अनफॉर्चुनेटली, मगर ये कि पहली दफ़ा इतने सालों में पाकिस्तान टीम इंडिया को अच्छी टक्कर देगी। बात असल में ये है क्योंकि पहले हम 8-10 साल इनको जीतते रहे, फिर 8-10 साल मार खाई है, अब पहली दफा इवन कील के ऊपर हैं। तो मैं इसलिए भी बड़ा एक्साइटेड। चले बाकी पैनलिस्ट का भी तारुफ करवा देते हैं। महक खोखर हैं हमारे साथ, और साथ ही शुमाइला चौधरी। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग शो होने जा रहे हैं, क्योंकि 2 मर्द हज़रात हैं और 3 ख़वातीन हैं। हमारा कोई चांस नहीं है। चलिए हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। रमीज भाई, हम ऑब्वियसली आप हमारे लेजेंड है और हमारे लिए बड़ा ऑनर है, जिस तरह हमने बात की कि आप हमारा सुनो फैमिली का पार्ट बन रहे हैं। रमीज भाई, मेरा मानना ये है कि जो भी सबज झंडे को, ब्लेजर को सजाता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। आपकी यूनिकनेस ये है कि आपने माशाल्लाह जो भी काम किया उसमें अपनी पहचान बनाई। आप एज ए पर्सन, एज ए सेलिब्रिटी, अब माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, आपने कमेंट्री की उसमें पहचान है, एज ए क्रिकेटर नाम बनाया। अब ओबियसली जैसे लास्ट आपका जो रजीम गुजरा एज ए चेयरमैन पीसीबी, उसमें भी नाम बनाया। तो आप खुद पर्सनली अपनी किस पहचान को, आइडेंटिटी को ज़्यादा? ये वाला क्वेश्चन मेरे भी जहन में था, और मैंने सोचा मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी कि आपने पर्सनली इन दोनों में से, फॉर्मेट में से, बल्कि 4 में से आपको सबसे फेवरेट कौन सा है? देखें, मैं आपको इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी बताता हूँ। तो सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्रिकेटर बनना, क्योंकि वो एक तो खैर आपको शौक़ होता है, जुनूनियत की वजह से आप क्रिकेटर बनते हैं। सो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है ना टू परफॉर्म और झंडे की इज्जत रखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो मुश्किल काम था। उसके बाद आती है आपकी कमेंट्री, इसलिए कि आपको एक तो हाउस में सबसे अच्छी जगह मिलती है मैच देखने की, एक हम बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, तो बेस्ट स्पॉट मिलता है, और ये वो चीज़ है जो कि हम करते रहे। सो इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अंग्रेज़ी की कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि आपको 20-25 सेकंड में सही सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको अकल भी इस्तेमाल करके और वो जो चीज़ हो रही होती है उसको एक्सप्लेन करना है। जो सबसे टफ है वो था चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट पीसीबी, इसलिए कि उसमें जो है ना हर किसी की इन्वॉल्वमेंट और एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व होती हैं।
और आपको एक इस तरह का चैलेंज मिलता है जो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपकी जो एक अपब्रिंगिंग होती है ना वो ब्लैक एंड वाइट में होती है। बिल्कुल। आप स्कोर करते हैं, आप टीम में खेलते हैं, आप स्कोर नहीं करते, आप 12th मैन बन जाते हैं। इसी तरह से कमेंट्री में आप अच्छी कमेंट्री करते हैं, आपको अगली गिग मिलती है, अगली असाइनमेंट नहीं करते हैं, आपकी छुट्टी हो जाती है। बिल्कुल। ये जो चीज़ है, आप बेहतरीन कोशिश करने के बावजूद भी इतने वेस्टेड इंटरेस्ट और इतने एंगल्स होते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि ये ग्रे एरिया कैसे डेवलप हो गया। अच्छा, आप चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं, अगर इस वक्त आप चेयरमैन पीसीबी होते तो एशिया कप को आप किस तरह प्लान करते और क्या आप भी हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाते? देखिए, ये हाइब्रिड मॉडल थोड़ी सी हमारे साथ जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है जब आपको मिल गया एशिया कप तो फिर पूरा मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये और मेरा ख्याल है आप इसके अगेंस्ट भी थे। हाँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ, देखिए जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे, जब तक आप अपनी क्रिकेट की इज्जत नहीं करवाएंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और ये जो टीम है ये इस काबिल है कि ये आपकी इज्जत क्योंकि करवाते हैं प्लेइंग फील्ड में, तो हम इनको बैक करें। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए था। पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना भी चाहिए था और पाकिस्तान को जीतना भी चाहिए। इसमें एक और चीज़ है, आपकी जो एफर्ट हमने नजर आई एज ए चेयरमैन पीसीबी, ओबियसली आपने काफ़ी उसमें एफर्ट भी की और एक कंटिन्यूटी जो पाकिस्तान क्रिकेट आने में थे उस पर बड़ा रोल प्ले किया। उसी वजह से हमें पाकिस्तान की होस्टिंग भी मिली और लेटर ऑन अभी जो बड़ा इवेंट हमें मिलना है वो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 की। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं और ये बाकी टीम्स का आ जाना, और जब आप मीटिंग्स करते थे तो आप क्या बात करते थे उनसे कि बाकी टीम्स आ रही हैं और इंडिया नहीं आना चाह रहा, और इंडिया की वजह से पहली दफ़ा ये हाइब्रिड मॉडल हो रहा है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान को ये समझना है कि इन क्रिकेट खेलना जो है ये ना सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ है, कमर्शली बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का खेलना, और क्रिकेट की दुनिया के लिए इतना बड़ा जो एक स्पेक्टिकल है वो फैंस को उससे दूर रखना बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि आप देखें ना, ये जो अब एशिया कप में जो सारी एक उठान मिलेगी वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट से है। शायद देर से होता है इसलिए और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हो जाता है, बट इनको खेलना चाहिए। दूसरा, जब पाकिस्तान में जब मैं आया ही था तो 4 दिन के बाद न्यूजीलैंड वापस चली गई रूट के जी वहाँ पे कुछ इवेंट हो गया, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने बंद कर दिया। तो क्योंकि मैं इनके बीच में खासा टाइम गुजारा हुआ है, मैं एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मेंबर भी हूँ, मुझे ये पता है कि जो यूरोपियन एक मॉडल है ना, या यूरोपियन माइंडसेट, वो ये है कि अगर आप राइट में हैं तो फिर वो गिव इन करते हैं। अच्छा। वो ये नहीं होता है कि आप एक तरह से वो मास्टर और सर्वेंट की मेंटालिटी में आप उनसे कुछ चीज़ मांगे, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी इसलिए, और क्योंकि मैं कईयों को जानता भी था और मुझे बैकिंग भी मिली। माइकल एथरटन ने द टाइम्स इंग्लैंड में बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिखे, प्रेशर डाला इंग्लैंड पे। इंग्लैंड माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आए, एक्स्ट्रा मैचेस हम खेले उनसे, न्यूजीलैंड वापस आई। तो ये उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक जो डिप्लोमेसी जो थी, जो कि उस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर ने भी शायद मुझसे ये कहा था कि तुम बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैंने उसे कहा जी कि क्योंकि हम गलत नहीं हैं। Exactly. तो जब आप गलत नहीं हैं तो फिर ये आपका राइट है कि बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जाती हुई, क्योंकि हम कोविड टाइम्स में इंग्लैंड गए थे जब कोई दुनिया की टीम नहीं जाना चाहती थी, और जब सारी चीज़ें ठीक हुई तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के, सॉरी इरफान आपकी बात में काट रही हूँ, पाकिस्तान अभी ये जो एशिया कप होने जा रहा है इसमें पाकिस्तान के साथ जो बाकी टीम्स का कॉम्बिनेशन है और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बना है टीम्स का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट है, इसलिए कि इसमें आपको एक और किस्म का लेवल नज़र आता है कंपेयर, जैसे आप फॉर एग्जांपल इंग्लैंड आता है और इन कंडीशंस पे खेलता है, आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है क्योंकि कंडीशंस में उनको एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है। ये जितना एशियन ब्लॉक है ये सब इन्हीं कंडीशंस पे खेलता है, और फिर ये कि टू बिकम द चैंपियन ऑफ एशिया, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो पाकिस्तान पिछली दफ़ा बहुत क्लोज आया था, श्रीलंका से हम फाइनल हार गए थे, तो इस दफ़ा मैं उम्मीद यही करता हूँ कि पहले तो नेपाल से जीतें, क्योंकि ये आसान मुकाबला नहीं। देखिए, ये वो है बनाना स्किन, क्योंकि ये आप फेंक देना, स्लिप हो जाएं तो सारी आपको दुनिया गाली देगी। सो इट्स अ नो विन सिचुएशन, क्योंकि ग्रांटेड है कि पाकिस्तान जीतेगा, मगर चाहे आप नेपाल से खेलें या इंडिया से खेलें, जो प्रोसेस है ना वो उतना ही फॉलो करने की जरूरत है जितना कि आप एक फाइनल खेल। हम नमीज भाई हो चुके हैं, हम बांग्लादेश से 99 के वर्ल्ड कप में हार चुके हैं, आयरलैंड से हार चुके हैं, तो हम उससे ग्रांटेड तो ले नहीं सकते। अच्छा, लास्ट एक चीज़ प्रीवियस मैं डिस्कशन में पूछना चाह रहा था, हमें ये क्रिकेट अफेयर्स के अंदर या जितने भी स्टेक होल्डर ये बात करते रहे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैंपियन ट्रॉफी, आप उसको फोकस करें। एशिया कप के अंदर अगर आपको 4 मैच भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, उस हवाले से आपको क्या आपका स्टांस था और अभी आप कैसे देखते हैं कि ये बात ठीक थी कि ये एशिया कप है? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक प्रेजेंट के ऊपर जो आपका चैलेंज है उसको पहले अबूर करना है, वो देखा जाएगा, वो तो बात की बात है ना। तो वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी फिर आप 19-20
चीज़ें डाल के उसको पोलिटिसाइज करके और शायद ऐसा ही सिनेरियो आ जाए जैसा कि अब एशिया कप में है। सो इसलिए आपको फर्म ग्राउंड पे स्टैंड करना बड़ा ज़रूरी था एशिया कप के लिए। जैसे कि बात हो रही थी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की कि पाकिस्तान में सारे मैचेस होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे हैं, तो महक आप वैसे ओवरऑल एक्साइटमेंट भी लोगों की देख रही हैं, हम सब देख रहे हैं, कैसे देख रही हैं कि ये मैच पाकिस्तान में जो 4 हो रहे हैं उसके बाद बाकी श्रीलंका में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में फिर से हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट क्रेजी लविंग नेशन है एंड पीपल जस्ट वांटेड टू सी क्रिकेट अगेन हियर। इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से देखना चाह रहे थे। तो आई थिंक ऑब्वियसली जिस तरह रमीज़ ने भी कहा कि ये काफ़ी अनफेयर चीज़ थी कि हम होस्ट ना कर सके, और बहुत अरसे बाद हमें ये मौका मिल रहा था, बहुत सालों बाद, कि हम एक इस तरह का इवेंट होस्ट कर सके पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली वो हाइब्रिड मॉडल में टर्न हो गया, बट आई थिंक अगर हम बेबी स्टेप्स की तरफ देखें कि हमें थोड़े मैचेस इधर फिर भी मिले हैं हाइब्रिड मॉडल में, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द फैंस। आज जो नेपाल और पाकिस्तान का भी मैच होगा, आई थिंक it'll be a full stadium, उसमें आई थिंक क्राउड पूरा भरा होगा, टिकट्स आर सोल्ड आउट। तो आई थिंक लोग अपने घरों से भी देखेंगे, रेस्टोरेंट्स में भी जाके एंजॉय करेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच। मतलब एक इवेंट है इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा। शुमाइला को भी शामिल करते हैं। पाकिस्तान जो है क्रिकेट नेशन, हम जानते हैं बहुत उसमें इंटरेस्ट है, और सेकंड रीजन के तौर पे भी हम इसको लेते हैं, और पूरी नेशन को यूनाइट करती है क्रिकेट जो है। आप कितना एज ए क्रिकेट लवर, क्रिकेट फैन कैसे देख रही हैं, और कितनी कीन, और खासतौर पे मुल्तान में जो मैच होने जा रहा है उस हवाले से? मेरा तो ताल्लुक भी बिल्कुल मुल्तान से है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश। अगर मैं लाहौर नहीं होती तो बिल्कुल मैं स्टेडियम में होती। ये तो फिर ज़्यादा अच्छी बात ना होती शुमाइला, आपसे हम लाइव देते हैं, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। आम का मौसम है तो वो जरूर इनसे डिमांड सोन हलवा, आम, ये सारी सोन हलवा तो हम नेपाल की टीम को भी खिला चुके हैं। बिल्कुल। अब वो उनके साथ सोन हलवा क्या करते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। वो होना चाहिए शुगर फ्री डाइट सोन हलवा। हमारे शुगर फ्री में भी शुगर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। सही। अच्छा रमीज भाई, हम अगर एशिया कप की तरफ आते हैं, ऑब्वियसली ये एक ऐसा बड़ा इवेंट है कि पूरा इसका मकसद यही था कि एशियन क्रिकेट को स्ट्रेंथन किया जाए। तो इस हवाले से आप क्या रोल देखते हैं कि ये जो तमाम जो अच्छा इरफान, मेरा ख्याल है पहले हम ब्रेक पे चले जाते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी बातें करनी है। रमीज राजा हमारे साथ मौजूद हैं, भाई बहुत बड़ी है हमारे लिए तो एक ऑनर की बात है। तो अब एक ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब। गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताती चलूं कि आप भी एशिया कप स्पेशल शो का हिस्सा बन सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स चल रहे हैं, इस पर आप अपने वीडियोस, ऑडियो मैसेजेस भी भेज सकते हैं, या फिर ट्विटर के जरिए अपने पैगामात या सवालात भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं, बिल्कुल लेजेंड हमारे साथ है, हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ एंगेज रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। रमीज भाई, हम ब्रेक से पहले बात करना चाह रहे थे आपसे, ऑब्वियसली एशिया कप बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए। पिचेस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा आपकी। मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉल करता हूँ एज ए चेयरमैन पीसीबी, आपने पिचेस पे बड़ा एम्फेसाइज किया कि हमारी डोमेस्टिक में पिचेस ठीक नहीं है। फिर आप एक आइडिया भी, कॉन्सेप्ट भी लेके आए। आपको इसलिए मैं हमेशा एडमायर करता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं आप, वो चीज़ें करते हैं। ड्रॉप इन पिचेस की आपने बात की, बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ, आप तो उस पर स्पॉन्सर भी लेके आए कि पीसीबी का पैसा भी नहीं लग रहा, बट वो आइडिया ख़त्म हो गया। थोड़ा सा उस हवाले से प्लीज़ शेयर करें। देखिए, मैं जब आया ना, एक हफ्ता हुआ था मुझे, तो आपने ऑफिस देखा हुआ चेयरमैन का, वो बिल्कुल पिचेस के पीछे है। तो वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था, और गेंद जो है वो गिट्टे से ऊपर नहीं आ रहा था फास्ट बॉलर्स। तो मैंने कहा ये पिचेस का क्या हुआ यहाँ पे? तो कोई क्यूरेटर भी नहीं था रेगुलर, ना उसकी कोई लेयर की कोई उसकी प्रिपरेशन हुई थी, ना पिचेस बनी थी। तो ये आई थिंक एक क्रिकेटर ही समझ सकता है शायद कि जब तक कि आपके 22 यार्ड्स अच्छे नहीं होंगे, आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो सकती। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और बाकी जगह जो ऊपर जा रही हैं, वो इसलिए है कि पहले जो प्लेइंग सरफेस है वो अच्छी होती है, चैलेंजिंग होती है, जहाँ पे बैट्समैन को भी मुश्किलें हों, बॉलर को भी थोड़ी सी मुश्किल हो। तो मैंने कहा इन पिचेस के ऊपर तो हमारा कोई चांस नहीं है, और इतना हैवी वेट सीजन था कि मिडिल ऑफ द सीजन कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो हम फंस गए बुरी तरह से। उसके बाद क्यूरेटर को रखा मैंने, उसके बाद बात की कि किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, मगर नहीं हो सका। और एक जो मुझे मसला यही रहा कि हम किस तरह से कोई, जैसे ये हाइब्रिड मॉडल है, कि किस तरह से कुछ जल्दी से कोई फिक्स करें इस चीज़ को। तो जो मेरी समझ में यही आया कि अगर हमें इन पिचेस को फिक्स करना है, तो वो ड्रॉप इन पिच हो सकती है, जो कि वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मंगा के और इसके ऊपर ऐसे करके क्लैम्प कर दी जाए। ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ हुआ, मगर वो टाइम लेता है और वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि वो एक बहरी जहाज़ में आएगी और उसकी
वाटरिंग होती रहेगी और अभी तक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। फिर हमने क्यूरेटर को बुलाया ऑस्ट्रेलिया से कि यहाँ पे तुम बना सकते हो वैसी, वो कहते हैं बना सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से सॉइल आया, जो सॉइल आया क्योंकि मैं चाह रहा था कि सॉइल ही बदल दे, वो अब बनी है पिच, क्योंकि वो 6 महीने लगते हैं। तो अभी इस वक्त कदाफी स्टेडियम में, आपको नेशनल स्टेडियम में, लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ऑस्ट्रेलियन पिचेस आपको, और तो ये पिचेस की लंबी कहानी है। ये हमारे जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो क्यूरेटरशिप है ना, ये ग्लोरीफाइड माली है। हाँ। अच्छा, इसमें वेदर कंडीशंस का भी बहुत रोल होता है, और हम जाहिर सी बात है अभी कर भी रहे थे कि एक तो ह्यूमिडिटी वाला मौसम भी है और साथ में गर्मी भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। ये वेदर कंडीशंस कितना इफेक्ट करती हैं प्लेयर्स को? देखिए, ये जो आपका जो बेस्ट क्रिकेट सीजन है ना पाकिस्तान का, वो है नवंबर से लेके अप्रैल तक। अब क्योंकि इतनी क्रिकेट हो गई है कि मई, जून, जुलाई, ये हमारे जो है ना ये पिच प्रिपरेशन, आउटफील्ड प्रिपरेशन के मौसम होते थे। मगर क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी आपके हो गया हुआ है क्रिकेट का शेड्यूल और कैलेंडर, ये रेस्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो उस तरह से नहीं है। ये T20 के लिए तो काम चल जाता है, मगर जहाँ टेस्ट क्रिकेट आपने करानी है 5 दिन की पिच, जहाँ ODI क्रिकेट करानी है, जहाँ पे 100 ओवर होने हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा नबी भाई, इसमें आपके जो एक्स लीग थे 92 के हीरोज की मैं बात करना चाहूँ, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया इस आइडिया को। उन्होंने कहा कि हम मल्टीपल ग्राउंड बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, 38 करोड़ को लगाना ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया ही फ्लॉप है। तो उस लिहाज से क्या आपकी फिर डिस्कशन होती थी अपनी टीम के साथ? देखिए, मुझे जब आप ऐसी जॉब लेते हैं ना, तो आपका एक ब्लिंकर्स ऑन करके जो आपका मकसद है ना वो अचीव करना है। अगर मैं इन्हीं चक्रों में रहूंगा, हालांकि मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपके साथ जब खेला होता है ना, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए जी, कि चलो कोशिश कर रहा है, नहीं होता तो नहीं होता, हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने घर में तो नहीं ड्रॉप इन पिच लगवानी थी ना, तो एक आइडिया है। तो मगर इस तरह से आप अपनी मंजिल से नहीं हट सकते क्रिटिसिज्म की वजह से, क्योंकि ये तो जॉब ही ऐसी है जिसपे कि आपको हर एक का एक व्यू पॉइंट है। एक और आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा ख्याल है आपने जैसे आए चेयरमैन पीसीबी, तो आपने बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया कि चेयरमैन पीसीबी हमारे क्रिकेटर की जागीर है, हमें होना चाहिए, और बड़ा इस पे भी बड़ा बैकलैश आया, बड़ी बात हुई। तो आप इस अप्रोच को अभी भी समझते हैं, जैसे आपके बाद जो कंटिन्यूटी हो रही है पॉलिटिकल सारा सिनेरियो? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये क्रिकेटर्स की डोमेन है, इसलिए कि आपको फिर आप किसी के शिकंजे में नहीं फंसते। होता क्या है, अगर आप नॉन क्रिकेटर हैं तो आपको एक ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स ही बनाना पड़ता है, आप फिर उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। हत्थे से मुराद ये कि आपका अपना जो माइंड सेट है ना वो इफेक्ट होता है उनकी राय मशवरे से, क्योंकि आपकी ग्रास्प नहीं है, आप खेले नहीं होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप क्रिकेटर को एक हेड स्टार्ट मिलता है और उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होती हैं। क्योंकि मैं तो आपको अपनी बात बता सकता हूँ कि मेरे पास ये कोई ऑप्शन नहीं है टू बी द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि और ऑप्शन भी है, मगर ये इसलिए ठीक है क्योंकि आपको क्रिकेट की समझ होती है और आप फिर क्रिकेट के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन रमीज भाई, उसका काउंटर वो ये करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी नहीं है, जैसे ये मीडिया की फील्ड है तो मीडिया का बंदा ही इसको रन करे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे 3 प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर चेयरमैनशिप मैंने की हुई थी। एक था आपकी कमर्शियल एक्सीलेंस, एक क्रिकेट की एक्सीलेंस और एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सीलेंस। ये 3 पिलर्स होंगे तो आपकी क्रिकेट ऊपर चली जाएगी। सो क्रिकेट की एक्सीलेंस हमने कुछ हद तक अचीव की क्योंकि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, हम एशिया कप का फाइनल खेले। हाँ, हमें टेस्ट क्रिकेट में मार पड़ी, मगर आप देखें इंग्लैंड ने दुनिया को हरा दिया है अपनी बेसबॉल से। तो हम उसमें एकदम से ठिठर से गए, डर से गए कि ये हुआ क्या हमारे साथ, और फिर पिचेस भी ठीक नहीं थी। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्सीलेंस है ना, वो उस पर टाइम लगता है। आप कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइम लगता है। कुर्सियाँ लगानी थी, ऑर्डर प्लेस कर दिया, मगर उसके बाद जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस आई, आपके फॉरेन रिजर्व्स बंद हो गए, आप बाहर जा नहीं सकते थे। आपको 3 साल देने हैं ना, अब मुझे मिला 1 साल और 2 महीने, तो उसके ऊपर जितना जोर लग सकता था उतना लगता। मैं समझता हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की आप बता रहे हैं ना बात, ये सानवी है, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे है। क्योंकि अगर क्रिकेट ठीक रहेगी ना तो ये हम शो कर सकते हैं। अगर टीम जीतेगी तो ये शो होगा, टीम हारेगी ये शो नहीं होगा। आप देखें हमारी बाकी स्पोर्ट्स का क्या हाल हुआ है। हाँ, तो आप जितने मर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस अचीव कर लें, जब आपका रिजल्ट फील्ड में नहीं है तो आपकी फैन फॉलोइंग। पॉलिटिकल एक लास्ट में चीज पूछना चाहूंगा कि अभी पॉलिटिकल जैसे सेठी साहब का टेन्योर आया, वो भी 5-6 मंथ हार्डली रहा। अब्दुल अशरफ साहब है, अभी तो लेटेस्ट ये भी अपडेट आ रही है कि शायद उनका भी टेन्योर ना रहे। तो ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, इसको भी कैसे देखते हैं? देखिए, इसको अलग करना है बिल्कुल, इसलिए कि ये आपके टर्म पूरी डिफाइन होने चाहिए और इसको बाहर निकालना है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। क्योंकि फिर आप देखें ना, मज़ा चला जाता है इस नौकरी का।
फिर आप डिसीजंस नहीं ले सकते, स्पॉन्सरशिप आपकी ख़त्म हो जाती है। जब उनको पता है कि टर्बुलेंस है पीसीबी में, कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं आएगा अलाइन करेगा अपने साथ। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। लेकिन इसके लिए क्या क्योंकि हमने हर गवर्नमेंट में देखा है कि जैसे अभी इरफान भी बात करें कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है क्रिकेट में और चेयरमैन पीसीबी पे भी खास तौर पर। इसको फिर ख़त्म कैसे किया जा सकता है? हम कह तो देते हैं ठीक है ये ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या कोई रूल्स बनने चाहिए? गवर्नमेंट को क्या खुद से कुछ ऐसा बनाना चाहिए? बिल्कुल अलग होना चाहिए ये, इसको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके अलग सा बोर्ड बनना चाहिए जो कि क्वालिटी बोर्ड हो, जो आपको वोट्स के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू पिक करें। और आईसीसी की तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है, नहीं तो वो आपको बैन कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके जबरदस्त डिस्कशन कर रहे हैं रमीज राजा साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन आप सुनो न्यूज़ पर देख रहे हैं और हमारे साथ द लेजेंड रमीज राजा मौजूद हैं। और मुझे बार बार ही कहना पड़ता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वी आर ऑल एक्साइटेड जी। लेकिन नहीं, हमारे लिए यकीनन ये बहुत ऑनर की बात है कि हम आपके साथ बैठ के ये शो कर रहे हैं और इतना कोशिश करें कि इसको ज़बरदस्त बनाने की कोशिश करें। अच्छा महक, मैंने आपकी तरफ से सवाल लेकर आना चाह रही थी कि हम एशिया कप की बात कर रहे हैं, बीच में हमने और भी बाकी मामलात की बात की, लेकिन एशिया कप आज के दिन सबसे स्पेशल है। तो एशिया कप में जो अब तक टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स रहे हैं उनके हवाले से कुछ स्टेट्स हैं वो शेयर करेंगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो टॉप 5 बैटर्स रह चुके हैं एशिया कप में शुरू से लेके अब तक, जब से एशिया कप शुरू हुआ है। नंबर 1 पे हमारे पास हैं द श्रीलंकन माइस्ट्रो, बैटिंग माइस्ट्रो सनत जयसूर्या, जिन्होंने 1220 रन स्कोर किए थे अपने एशिया कप प्लेइंग स्पैन में और उसमें से उन्होंने 6 सेंचुरी स्कोर की थी, which is absolutely brilliant। फिर हम आते हैं to my personal favorite श्रीलंकन बैटर जो थे कुमार संगकारा, जिन्होंने 1075 रन स्कोर किए थे और उन्होंने 4 सेंचुरीज बनाई थी। एंड देन वी कम टू द लेजेंड, जिनको वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स माना जाता है, इंडियन सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 971 रन स्कोर किए थे और उन्होंने एशिया कप में 2 सेंचुरीज बनाई थी। और फिर इस टॉप 5 लिस्ट में हमारे जो पाकिस्तानी लोन इसमें है इस लिस्ट में, वो है शोएब मलिक, उन्होंने 786 रन स्कोर किए थे और 3 सेंचुरीज अपने नाम बनाई थी। एंड लास्ट में वी हैव अनदर इंडियन जो है रोहित शर्मा, उन्होंने 745 रन स्कोर किए थे और 1 सेंचुरी बनाई। तो वैसे पाकिस्तानी भी है, ये हमारे लिए सबसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि अभी स्टैट्स देखते हैं अगर हम, और उसमें हमें अगर बाबर आजम नजर नहीं आता या विराट नजर नहीं आता तो कुछ खराबी है। ये स्टैट्स ठीक है या गलत है? अभी उनका टाइम है। बाबर आजम स्टिल एक लाइव कॉलर भी हमें ज्वाइन कर लिया है जी, कवर टेक सिंह से। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद साहब इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। आप हमारे शो पे मौजूद हैं, लेजेंड रमीज राजा पास हैं, पूछिए क्या जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सुनो टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने क्रिकेट और रमीज भाई का जादू दोनों इकट्ठे कर दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा सवाल रमीज भाई से है और मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक टाइम था जब हमने देखा कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ज्यादा तजर्बाकार टीमें नहीं समझा जाता था, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उन्होंने बड़ी मंजी हुई टीमों को बड़ा टफ टाइम दिया और बड़े अपसेट किए। तो क्या कोई ऐसा ही अपसेट हम नेपाल की जो टीम है उससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी जी भाई। देखिए बहुत शुक्रिया। एक्सपेक्ट तो 50 ओवर्स में कम ही कर सकते हैं। 2020 में क्योंकि आपकी जो एक फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस हैं एक इस तरह की टीम की तरफ से, वो ज़्यादा आपको तंग कर सकती हैं क्योंकि 20 ओवर तक आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। 50 ओवर्स में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये जैसे मैं पहले कहा था, ये जो ओडीआई जो क्रिकेट है ये आप समझे वाइट बॉल टेस्ट क्रिकेट है, तो आपको कई दफ़ा एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। 2-3 ओवर्स मेडन भी खेल जाए कोई बात नहीं है। तो क्या इनका टेम्परामेंट है कि ये ब्रिलियंस को अपनी रेंज को 50 ओवर या 100 ओवर तक बढ़ा दें? ये मुश्किल है कहना, बट सही पॉइंट है आपका कि इस वक्त आपने देख लिया था ऑस्ट्रेलिया में नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा के पाकिस्तान की एंट्री जो है वो बेहतर कर दी थी, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये खतरनाक टीम है। इस पे मैं एक क्रिकेट एक्सपर्ट का एनालिसिस भी सुन रही थी, उन्होंने अफगानिस्तान का इन्होंने नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम को अभी मुंह को खून नहीं लगा। जिस दिन उनको कामयाबी का मजा आ गया उसके बाद उनको बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही पॉइंट है आपका, क्योंकि एक जीतने की आदत जब पड़ जाती है ना तो फिर आप मुश्किल मराइल से गुजर जाते हैं। जब आपको आदत ना हो तो फिर आप पैनिक कर जाते हैं।
तो अभी अफगानिस्तान जो है ना वही है, लास्ट बॉल हार जाते हैं, लास्ट ओवर में हार जाते हैं, क्योंकि अभी जीतना उतना आया नहीं उन्हें। और रमीज भाई हम भी तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, वेस्ट इंडीज की तरह, और पास में हम 2 दफ़ा पहले भी हम देख चुके हैं कि हम वर्ल्ड कप में हार चुके हैं। तो महिला की तरफ ही बढ़ते हैं, आपके पास क्या स्टैट्स है जी? पाकिस्तान नेपाल के साथ अभी तो पहली दफ़ा हम खेल रहे हैं, वो तो हम सब जानते हैं। एशिया कप के ओवरऑल टाइटल बताइए, कौन सी टीम कितनी दफ़ा जीती? और मुल्तान में सोन हलवा कौन सी बेस्ट क्वालिटी का? ऑफिस का सोन हलवा। इनको मेरा ख्याल है कल लेके आना नेपाल ही पड़ेगा। खा लिया, नहीं, कल आप नेपाल लेके ही आगे। खा लिया। कल वो नहीं तो मुल्तान हम की- खिला देंगे सेट पे ही। जी बिल्कुल। ओवरऑल जो अब तक है वो 15 ओडीआई खेले जा चुके हैं एशिया कप टाइटल के। जो हाँ जी। टाइटल जो है वो इंडिया ने अपने नाम 7 किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो श्रीलंका ने 6 टाइटल्स अपने नाम किए हैं, और 2 जो हैं वो पाकिस्तान ने। खुशी की बात है कि पाकिस्तान जीतने वालों में शामिल है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। रमीज भाई वैसे स्ट्रेंज नहीं लगता हमें कि हमारा जो है पाकिस्तान और एशिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड है, और हमने तो राज किया 20-25 साल ऑलमोस्ट, तो फिर भी हम सिर्फ 2 दफ़ा टाइटल जीत पाए। हाँ, ये अजीब तो बात है, ज़रूर मैं भी हैरान हुआ। वैसे मैंने भी एशिया कप में पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है, और वो हम श्रीलंका में था। एक मैच वॉश आउट हो गया, एक हम श्रीलंका से हार गए, एक हम मैच जीत गए, तो वो कुछ अजीब सा होता है कई दफ़ा ना आपको। और क्योंकि ये ज़्यादातर इवेंट्स हुए हैं श्रीलंका में, जी। तो मौसम है, आपकी बाकी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मार पड़ती रही है। बट मैं हैरान हुआ हूँ, सिर्फ 2 हमारी टीम इससे बहुत और बेहतर। लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल है हम वन ऑफ द फेवरेट थे, बट इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह वही है नंबर 1 रैंक साइड तो लगता है। अच्छा, बॉलर्स की तरफ ही बढ़ते हैं, जी। टॉप 5 बॉलर्स के बारे जी में बिल्कुल। बताइए। अब हम टॉप 5 बॉलर्स की बात करते हैं एशिया कप में, तो वो भी डोमिनेटेड, इट्स मोस्टली बिन डोमिनेटेड बाय द श्रीलंकन टीम, और उसमें स्पिनर्स ही सबसे ज़्यादा हैं। तो जो नंबर 1 पे है वो है ऑफ कोर्स ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। मैं डेफिनेटली उनको डेंजर मैन कहूँगी। ही वाज नोन फॉर हिज अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल। मुरलीधरन, जिन्होंने 30 विकेट्स इन टोटल ली थी अपने एशिया कप प्लेइंग स्पैन में। फिर नंबर 2 पे इट्स अनदर श्रीलंकन, इट इज़ मलिंगा, जो ऑल्सो मैं कहूँगी काफ़ी रिस्की ट्रिकी बॉलर थे to bowl against, and then he took 29 wickets. And at number 3, it's another Sri Lankan, Mendes, जिन्होंने 26 wickets अपने नाम की थी. And at number 4 हमारे पास फिर से एक अपना जो हमारे ओनली पाकिस्तानी है इस लिस्ट में, जादूगर। हमारे लिए of course काफ़ी गर्व की बात है फिर भी. It is सईद अजमल, जिन्होंने 25 wickets ली थी. And then lastly we've got Chaminda Vas, another Sri Lankan, जिन्होंने 23 wickets ली थी. But it's still really good कि एक पाकिस्तानी इस लिस्ट में है और इंडियंस बिल्कुल भी नहीं है. But we are known for our bowling side and our bowling attack, so this is pretty good जी, for us. भाई सारा श्रीलंकन का राज। अगर पाकिस्तानी नहीं है तो इंडियन भी नहीं है, तो मामला ठीक हो गया। एक पाकिस्तानी है, but our bowling attack is known for being अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक कर ब्रेक हुआ लेते हैं, है। ब्रेक लेते हैं जी। कहीं नहीं जाइएगा, रमीज राजा हमारे साथ और वापस आके गेम उठाते हैं। Stay with us। कम बैक। गुड न्यूज़ है यकीनन हमारे लिए कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तो रमीज, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के इस फैसले यही को? इफेक्टेड था। पिच तो अच्छी लग रही है। सो 2 चीज़ें हैं, एक तो इवनिंग सेशन में गेंद थोड़ा सा शायद सीम करे और हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। दूसरा ये है कि आप बैट आउट भी कर सकते हैं नेपाल को, अगर आप 300 प्लस कर देते हैं तो फिर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सो बिल्कुल ठीक डिसीजन। और साइड नबील भाई वही जो एक्सपेक्टेड थी, हम बात कर रहे थे मैच से पहले भी कि वो प्रोबब्ली वही खेलेगी, वही लड़के हैं। सिर्फ फ़खर और इफ्तिखार एक ऐसे हैं जिनकी फॉर्म थोड़ी नहीं लगी हुई, ओबियसली इसको देखा देखिए, जाता है। फ़खर के मैं अभी देख रहा था अगेंस्ट अफगानिस्तान, मैंने उनको देखा है, फिर वो लंका प्रीमियर लीग भी मैंने कवर की थी। उनकी जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो बॉटम हैंड में सीधा नहीं खेल सकते ऑफ के थ्रू, और वो लग रहा है कि डाउन है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता कि कितने और चांसेस उनको मिलेंगे। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस वक्त बाबर आजम इसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहते हैं। इफ्तिखार का प्रॉब्लम है, गेंद को रीड नहीं करते ऑफ द हैंड, और जिस मौके पोजीशन पे वो खेलते हैं उस पे आपको स्पिन के अगेंस्ट एक जाइंट होने की जरूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। उसमें साउथ शकील की ऑप्शन अवेलेबल बहुत है, अच्छी ऑप्शन है, की भी खिलाना है। चाहिए साउथ शकील को। बिल्कुल जी। इनकी तरफ शुमाइला की तरफ बढ़ते हैं। एक तो स्टैट्स बताइए सबसे पहले। पाकिस्तान और नेपाल ओबियसली पहले नहीं खेले, पहली दफ़ा खेल रहे हैं। ओवरऑल क्या ओडीआई में स्टैट्स है? ओवरऑल जो है बिल्कुल पहली बार, अब तो एशिया कप में तो पहली बार आमने सामने आ रहे हैं। अभी तक जो ओडीआई है वो नेपाल ने 57 खेले हैं, जिसमें से जो है वो 30 इन्होंने मैचेस जीते हैं और जो 25 हैं वो उन्होंने हारे थे। और पाकिस्तान का भी शेयर किए। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तो साथ ही है। पाकिस्तान ने टोटल 956 जो है वो ओडीआई खेले, जिसमें से उन्होंने 506 जीते और 421 जो है वो उन्होंने हारे। बिल्कुल। ये बताए हारे क्यों हैं इतने मैच? याद नहीं थे
आप होते तो कभी नहीं हारते। अभी भी इनका देखिए 2014 में T20 का इनको स्टेटस मिला, फिर 2018 में इनको ओडीआई का स्टेटस मिला, और अभी एसीसी कप प्रीमियम कप जीत के आए हैं ये साल, और एशिया कप में पहली दफा ये पार्टिसिपेट करे। कैसे देखते हैं इस साइड? देखिए, एक तो इस सर्किट में इन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा ओडीआई खेले हैं, 31। पाकिस्तान ने कम खेले हुए हैं। फिर ये है कि ये छोटी टीम अब कोई रही नहीं है, क्योंकि ऑन द डे वाली परफॉर्मेंस है, और इनके पास लमीचन है जो कि लेग स्पिनर हैं, जो कि लीग्स खेलते हैं। फिर एक इनके दीपेंद्र हैं जो कि लीग्स वो भी खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं। तो एक तरह से देखिए, उनके पास नथिंग टू लूज वाली एक माइंडसेट से जब आप उतरते हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को अगर 1 घंटा खराब बैटिंग कर दी उन्होंने, या लमीचन ने 4 आउट कर दिए, स्पिनर हैं, कुछ भी हो सकता है, और वो भी मिस्ट्री स्पिनर है, तो प्रेशर में आ सकती है पाकिस्तान की टीम। मैंने जैसे कहा ना कि उतना ही जोर लगता है, चाहे जिम्बाब्वे हो, नेपाल हो या इंडिया हो, आपका प्रोसेस उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, और होता है, इसलिए प्रेशर है। और बाबर आजम इसलिए पहले से थोड़ी सी कहानी जरूर बनाते हैं कि देखें ये आसान नहीं ले रहे हम अपने हरीफ को। लेकिन पॉइंट है। लेकिन पाकिस्तानी जो पेसर अटैक है और नेपाल का जो, क्योंकि नेपाल को तो हम पहली बार पाकिस्तान कोई क्वेश्चन करना चाह रही है कि फिर आप फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जी बिल्कुल, मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ उम्मीद से कि पाकिस्तानी टीम जो है वो नेपाल के साथ पहली बार जो है वो एशिया कप में आमने सामने है, तो पाकिस्तानी टीम की अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, ये बनाना स्किन, जैसे मैंने कहा ना, स्लिप हो गए तो आप धड़ाम से गिर सकते हैं। सो अप्रोच ऐसे ही है जैसे ये फाइनल खेल रहे हैं। हर मैच में आपका जो एक फोकस है ना, वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की जो टीम की ये ग्रेटनेस है ना, क्योंकि ओडीआई का नंबर 1 स्टेटस मिला इस वजह से है कि इन्होंने हर सीरीज जो है वो ऐसे खेली है जैसे कि लास्ट सीरीज। जी, मैं मेरा सवाल आपके लिए ये है कि हमने पेस अटैक की तो बात की कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि मुल्तान की जो पिच है जनरली बैटिंग पिच है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन स्पिनर्स भी उस पर काफ़ी इफेक्टिव रह चुके हैं इन द पास्ट। तो आपको क्या लगता है कि स्पिनर्स के लिहाज से वो किस तरह यानी कि मैनेज होगा? देखें, पाकिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। हालांकि शादाब बहुत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, मगर मैं समझता हूं कि वो फेज़ में विकेट्स लेनी है पाकिस्तान, क्योंकि जब आप विकेट्स लेते हैं तो फिर जो स्कोरिंग रेट है वो ड्रॉप होता है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा सजाते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स। उसके बाद जो पीरियड, एक लल पीरियड आप कह लेना, से 18 से लेके 30 ओवर्स तक, वो पाकिस्तान ऑपोजिशन वापस आ जाती है और पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो समहाउ शादाब हो या कोई और नवाज हो या उसामा मीर हो, इनको विकेट्स लेने के लिए इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, मैं पेसर्स के हवाले से बात कर रही थी कि पाकिस्तानी पेसर्स का ब्रेक से वापस आके फर्दर हम डिस्कशन कंटिन्यू ब्रेक के ऑफ ब्रेक दोनों ही शामिल करते हैं। अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं स्टे विद अस। अभी उस पिच के बाद हम अपने स्टूडियो की पिच पे चलते हैं। इरफान और रमीज़ राजा पिच पे मौजूद है, यहाँ भी क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम रमीज़ भाई के साथ पिच पे मौजूद हैं। रमीज़ भाई, मुल्तान की पिच हम सब जानते हैं, बैटिंग पैराडाइज भी बोला जाता है, लेकिन स्पिनर को भी बेनिफिट देती है। उस हवाले से कुछ कैसे देखते हैं कि उनके स्पिनर भी बड़े अच्छे हैं, खासतौर पे संदीप की बात करें? हाँ, देखें, ये एक तो पिच है जहाँ पे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो आप, और ओडीआई में भी आपको वही करनी पड़ेगी, जिसको रैम्प शॉट कहते हैं या रिवर्स स्वीप शॉट कहते हैं, बट इनिशियली आपको सीधा खेलने की भी ज़रूरत है थ्रू मिड ऑन एंड मिड ऑफ। और मैं यही देखूंगा कि फ़खर के जो एक प्रॉब्लम चल रहा है वो उनकी ग्रिप के थ्रू चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बॉटम हैंडेड उनकी ग्रिप है, जिसकी वजह से वो फिर सिर्फ ऑन साइड पे ज़्यादा खेलते हैं और ऑफ का सारा जो एक एकरेज है ना, जो एक पूरा हिस्सा है, वो यूज़ नहीं करते हैं। सो मैं ख़ास तौर पे देखूंगा कि इस पिच पे, क्योंकि ये अच्छी बैटिंग पिच है, कि किस तरह से वो अपनी इनिंग्स को आगे लेके अच्छा, आप बात कर रहे थे ब्रेक में हारिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो वो एक ऐसा बच्चा है जिसको चांस देना चाहिए, बट उसने भी अपने साथ बहुत ज्यादती की, जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको वेल नहीं कर पाता, तो उस वजह से कैसे? देखिए, मेरी ये बात हुई थी बाबर आजम से भी, और वो यही कहते हैं कि हमने इसको इसी जो जिसको कहते हैं ना माइंड के साथ, जो कि एक रिस्की माइंड है या जो टेक्निक बेस्ड है उनकी, वो रिस्क के ऊपर है, उसमें उनको कंसिस्टेंट बनाना है। तो जब आप इतनी शॉट्स और आपके पास इतना टैलेंट होता है, 20 साल की उम्र में कई दफ़ा इरफान आपको आइडिया नहीं होता है कि कौन सी शॉट कब खेलनी है जी। सो जो गेम अवेयरनेस की बात है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि कब कौन सी शॉट खेलनी है, जब अपने सेट होने का भी मौका दें। और ओडीआई की टेम्परामेंट और है, T20 का टेम्परामेंट और है।
मगर एक चीज उनमें बहुत अच्छी है, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। Yes. बड़े मैच में उन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ी इंस्पायर्ड एक तरह से सिलेक्शन उन्होंने पुश किया पूरी और टीम को। आके उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अच्छा, अब्दुल्ला शफीक का भी नाम इधर जरूर लेना चाहिए, जिस तरह वो लड़का परफॉर्म कर रहा है और टेक्निकली सबसे साउंड बोला जाता है आफ्टर बाबर। उसको भी देखते हैं कि अगर कोई पोजीशन बनती है तो उसको कंसीडर बिल्कुल। किया जा देखिए, सकता है। ये जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो बेंच स्ट्रेंथ में अगर आपके इस तरह के प्लेयर्स हैं तो आपको हौसला होता है कि कभी भी कोई भी प्लेयर जो है वो एक तो इंडिस्पेंसेबल नहीं है, और फिर ये टोज पे भी रहते हैं। अगर फखर स्कोर नहीं करते हैं तो पीछे एक उनकी रिप्लेसमेंट है, इसी तरह से इफ्तिखार स्कोर नहीं करता, उनकी रिप्लेसमेंट बिल्कुल मौजूद है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं पेसर्स की जैसे पहले भी आपसे बात कर रही थी कि हमें पता है पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं। नेपाल के जो पेसर्स हैं उनके हवाले से भी कुछ बताएं, क्योंकि मेरा ख्याल है हम लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके पेसर अटैक के हवाले से। देखिए, मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूँ मगर ये है कि अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जो नया बॉल होता है ना वो वैसे ही आपको एडवांटेज देता है, चाहे आपकी नाम बनाओ या ना बनाओ। जो सही मुकाबला होगा वो स्पिन के थ्रू होगा, क्योंकि नेपाल जो है, क्योंकि उनकी कंडीशंस जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट जैसी हैं और स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते हैं, तो चैलेंज पाकिस्तान का वहाँ पे होगा। नए बॉल पे अगर फ़खर ने खुद अपने ऊपर जुल्म करना है और चैलेंज बनाना है, वो अलग बात। अच्छा, स्पिनर की रमीज भाई बात करें तो मुल्तान की पिच हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी देखा और उसके बाद न्यूजीलैंड का मैच भी हमने देखा, बॉल ग्रिप करती है और फिंगर स्पिनर को भी मदद मिलती है अगर ड्राइव पैच को वो यूज करते हैं। देखिए, जब ये लास्ट खेले थे ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ वहाँ पे सीरीज, तो वो अभी पिच का जो टॉप है ना वो उसको रीडू किया हुआ था, तो थोड़ा सा बाउंस अप एंड डाउन था। ये अब ये सेटल हो गई हुई है पिच, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि गेंद ट्रेवल करेगा। स्पिन जो है वो तो देखें, इन एनी केस पाकिस्तानी पिचेस पे जो स्पिनर का रोल है ना वो बड़ा कलीदी है, क्योंकि ये तेज पिचेस नहीं है। जहाँ थोड़ा सा गेंद रुकेगा, जहाँ पे थोड़ा सा ग्रिप करेगा, वहाँ पे गेंद स्पिन। अच्छा, नवाज का हम देख रहे हैं कि बॉल थोड़ा तेज करने के लिए T20 के फॉर्मेट पे वो ज्यादा खेले हैं, क्योंकि रिसेंट पास के अंदर वो तेज करने के लिए उनकी बॉल ज्यादा स्पिन नहीं कर पा रही, और इमाद का भी सम हो पहले हमने देखा। देखिए, जो नवाज का मैं देख रहा हूँ, जितना मेरी रीड है उनके मुतालिक, उनकी एक तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही उन पे प्रेशर क्रिएट होता है ना, वो एकदम से तितर बितर हो जाते हैं। आपको पता है इंडिया का मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ पे तेज बॉल करने की जरूरत नहीं थी, आके वो सीम अप डिलीवरीज करना शुरू कर दी, क्योंकि अगर विराट कोहली 17 स्कोर आपको कर देता है लास्ट ओवर में, सो गुड लक टू हिम। मगर अपनी आपको लाइन और लेंथ पकड़नी है, आई थिंक थोड़ी सी फ्लाइट करनी है इनको। इनके गुट में जान है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है, ऐसे ही। मगर अभी तक अपने आप को अंडर सेल किया उन्होंने। तो मैं तो पहले ये चाहूंगा जब प्रेशर पड़े इन पे तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पहले तो बहुत बेहतर। अच्छा, हम बात कर रहे थे भी वेदर कंडीशन के हवाले से, और मुल्तान में आज गर्मी भी बहुत है, हमने इस पे पहले भी बात की है। इस तरह की वेदर कंडीशन में आइडियल जो स्कोर होता है 50 ओवर्स में, वो क्या होना चाहिए? देखिए, गर्मी तो अब इन लोगों के लिए नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। वो अगर आप ज़हन में रख के चलेंगे ना तो फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैं ज़रूर समझता हूँ कि आजकल इतनी टेक्निकल गेम हो गई है कि आपको जल्दी से रिप्लेनिश करना है आपके जो लॉस्ट सॉल्ट्स हैं, क्योंकि ये एक नॉन स्टॉप इवेंट है। एक मैच होगा, फिर एक दिन आपकी ट्रेवल है, आप पाकिस्तान में जाके और श्रीलंका में खेलना है, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। सो आपका जो है ना, एक तो अपना खुद ख्याल करना है, और दूसरा ये कि नींद पूरी, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक हों, आपके जिस्म में हो, आपको क्रैम्प्स ना पड़े, क्योंकि इंजर्ड हुए तो आप गए एशिया कप से। अच्छा, इसमें बड़ी और चीज़ शुरू में हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को और इंडिया को B1 और B2 का दे दिया, उधर बांग्लादेश और श्रीलंका को A1 A2 का दे दिया गया, ताकि किसी तरह इंडिया का मैच पाकिस्तान ना आए। ये प्रेसिडेंट हमें पास में ऐसे कभी देखा नहीं, तो ये आप समझते हैं कि ठीक मॉडल है या ये भी उसी की कड़ी है? इसमें जो अच्छी बात सिर्फ ये है कि इंडिया पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा खेल रहे हैं। हाँ, 2 दफ़ा। तो ये वर्ल्ड कप से पहले एक तो प्रिपरेशन अच्छी है, दूसरा पता भी चल जाएगा, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि जब तक कि आप इंडिया को नहीं हराएंगे, दुनिया और इंडियंस जो हैं वो कायल नहीं होंगे कि आपकी अच्छी टीम। बिल्कुल। और फिर ये कि अगर हमें अपना लोहा मनवाना है और अपना केस लड़ना है तो वो रिजल्ट्स के थ्रू हम कर सकते हैं। बिल्कुल। एवरी टाइम पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान का नाम, हेडलाइंस अच्छी लगे और दुनिया में धाक बैठे पाकिस्तान क्रिकेट की, तो इस मकसद और इस उम्मीद के साथ और इस जज्बे के साथ फील्ड में उतरना। लेकिन ओडीआई की नंबर 1 टीम बनने के बावजूद हमारा मोराल भी इस वक्त बहुत हाई है, टीम का मोराल बहुत हाई है,
तो क्या टीम इस पोजीशन में है कि इंडिया को हरा सके? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। देखिए एक तो इस वजह से भी है कि आपको कॉन्फिडेंस देती है रैंकिंग्स, दूसरा है कि ऑफ लेट हम उनको बड़ा कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। बिल्कुल। सो जब मुकाबला है और प्रेशर उन पे ज्यादा है क्योंकि उनकी ज्यादा हवा बनी हुई है। बिल्कुल। सो हम एक तरह से अंडरडॉग्स हैं अभी भी, तो इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर हम खेल गए और तेज बॉल के ऊपर 2-3 उनकी विकेट्स गिर गई तो मुकाबला हमारा भाई आप नहीं समझते कि ओडीआई में हमारी क्रिकेट ज्यादा बेहतर टीम अच्छा खेल रही है? अच्छा नंबर 1 तो है ही है, पर वो रिसेंट पास में काफी ओडीआई हारे हैं। उनका टीम का कॉम्बिनेशन भी अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर्ली बन नहीं पा रहा। कभी किसी को चांस दे रहे हैं, कोई लड़का इन आउट भी काफी हो रहा है, फिर उसके ऊपर विराट के ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर है, शर्मा के ऊपर खुद है, रोहित शर्मा के ऊपर बहुत प्रेशर है, कैप्टनसी का भी। देखिए जब आपके डगआउट में ये बात चलनी शुरू हो जाए, और आई एम श्योर होती होगी कि शाहिन शाह अफरीदी ने आके और रोहित शर्मा को इन स्विंग का यॉर्कर करना है तो मैं क्या करूंगा, तो एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है जो कि आपकी टीम को नीचे भी लेके जा सकता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो बहुत जगह पे भारतीय टीम पे पाकिस्तान के बॉलिंग की वजह से प्रेशर क्रिएट, पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है ना वो भारतीय मिडिल ऑर्डर के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर है। सो ये अब देखना है कि इन कंडीशंस के ऊपर क्या ये स्पिन को अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनके पास कुलदीप यादव और जहां पे रिस्क स्पिन आती है, जहां पे थोड़ा सा मैजिक आता है, पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं या बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। सो अभी एलपीएल में देखा था वो नूर थे अफगानिस्तान के, उसके अगेंस्ट राशिद खान के अगेंस्ट मुजीब ने प्रॉब्लम दी है। तो ये जब तक के यहाँ से, और नई जनरेशन को भी ये समझना है कि ये जब गेंद पिच हो जाता है और फिर आप स्पिन को रीड करें तो लेट हो जाता है, इसको यहाँ से पकड़ना है जब गेंद। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम विक्ट्रीज के बाद कंप्लेसेंट हो जाते हैं, इवन दो कि हम नंबर 1 रैंक पे भी आ गए, बट पास हमने सारा 30-40 ईयर की हिस्ट्री जो देखे हमें रिकॉल करे तो ऐसे ही प्रॉब्लम। क्या मेंटल ब्लॉक का इशू है, मेंटली हम स्ट्रांग नहीं है, लड़के इजी हो जाते हैं कि चले जी अब विक्ट्रीज मिल गई? बाबर की भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है आपने भी हमेशा यही लड़कों से बात की कि आपने रिलैक्स नहीं करना, कंप्लेसेंट नहीं होना। देखिए वो मैंने कहा था इनको कि लूजिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि ये हमारी जो कौम है ये इकट्ठी होती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो जब ये इतना बड़ा बॉन्ड है गेम ऑफ क्रिकेट तो उसके ऊपर फिर हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सो ये जब तक मेहनत करते रहेंगे और एका होगा, और बाबर आजम ने एक चीज़ क्रिएट की है कि इस टीम में एका है, उनकी रिस्पेक्ट है। जब कप्तान की रिस्पेक्ट होती है तो फिर टीम जो है वो लड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ड्रॉप्स है ना, आपके जो लोज हैं वो कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आप हाई ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि ये आसान सीरीज़ नहीं थी अफगानिस्तान की, या जो वर्ल्ड कप में खेला पाकिस्तान, देखें इंडिया फाइनल नहीं खेला है, पाकिस्तान फाइनल खेला। तो ये आपके इंडिकेटर्स बहुत आपके क्रेडिट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ आपके टेन्योर में, वो आपने कैप्टन को स्ट्रॉन्ग किया, और आपने हमेशा ये एक बात की कि ये बाकी क्रिकेट जो है बाकी गेम से डिफरेंट है और इसमें कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि पहले जब रजीम थी और जो कोचेस थे वो उनका एम्फेसाइज बहुत ज़्यादा था, बट आपने उस पर बहुत रोल प्ले किया। आप कैसे देखते हैं कि बाबर को ग्रेजुअली हम समझते हैं कि लर्निंग कैप्टन है, मैं पर्सनली यही समझता हूँ कि वो बॉर्न कैप्टन नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये जो गेम है ना, ये अभी कुछ गेम्स में वाहिद गेम है जहाँ कैप्टनसी मैटर्स, क्योंकि अगर लीडर आपका स्ट्रांग है, आपकी सिलेक्शन वो करता है, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ और मुझे थर्ड पार्टी हिला नहीं सकती है। बिल्कुल ठीक। तो वो जब तक कप्तान स्ट्रांग नहीं होगा वो डिसीजंस नहीं ले सकेगा स्ट्रांग, और डिसीजन अगर स्ट्रांग नहीं लेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर वो इंटरेस्ट भी चला जाता है। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, परमानेंसी चाहिए थी। इसीलिए मैं बहुत कीन था कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी है T20 में वो छेड़े नाम, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा कोई बड़े प्लेयर्स बैठे हो ना बेंच पे, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास अभी भी बैटिंग का उस तरह का तूफानी टैलेंट नहीं है जिस तरह के बॉलिंग में है, फास्ट बॉलिंग। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हम लोग प्रेडिक्शन की तरफ चले जाएं, टिप ऑफ द डे की तरफ, क्योंकि क्लोजिंग का भी टाइम हो रहा है। जी रमीज भाई कोई टिप दें आज टीम के लिए, या वैसे जनरली देखिए क्या टिप देंगे? टिप तो यही है कि इसको आप जो है, क्योंकि खेलते आ रहे हैं, एक तो एडवांटेज ये है अपवर्ड स्विंग में जो है बड़ी बड़ी टीमों को पाकिस्तान हरा सकती है। सो मोमेंटम बना हुआ है। नेपाल जो है उसको जैसे एक बड़ा घिसा पिटा सा वर्ड है, इजी नहीं लेना इसलिए कि वो कुछ भी हो सकता है ऑन द डे। सो आपको ऐसे उनको ट्रीट करना है। जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको फॉर्म में आना है। फ़खर के लिए बहुत अच्छी एक ओपनिंग फिर से मिली है, और उनको बाबर को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि बार बार उन पे उन्होंने तकिया किया हुआ है। हालांकि मैंने उनकी पिछले 1 महीने में फॉर्म देखी, उतनी अच्छी नहीं है, बट आज उनके पास अपॉर्चुनिटी है। सो खुल के खेलें, एंजॉय करें। जब तक के स्माइल है ना इस टीम में, और ये एंजॉय करें अपनी क्रिकेट, तो ये मुश्किल सिचुएशन से आराम से निकल जाए। और हम सब अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। प्रेडिक्शन रमीज भाई?
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम तो पाकिस्तान कह रहे हैं, आप भी डेफिनेटली मेरा ख्याल है पाकिस्तान सेकंड obviously। बाकी सबसे अभी पूछ लेते हैं जी, प्रेडिक्शन मैं कर देती हूँ। मुल्तान ना कीजिएगा। नहीं, पाकिस्तान जीतेगा। एस्ट्रोलॉजर जी बिल्कुल, मेरे शहर में मैच है तो प्रेडिक्शन भी मुझे करनी चाहिए। मैक्स से भी ले लें और फिर आप भी दें। मैं कहूँगी कि आई थिंक पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान भाई I think ना कि- हम हो ऐसे ना थोड़ा हो, settle कर रहे हैं। दुआओं के साथ, दुआओं के साथ। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो सुनो न्यूज़ की एक खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी आज से लेकर तो 17 सितंबर तक हम आपके साथ रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें हम सबको, अल्लाह हाफिज़। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।